The Nepal Army began its operations at 10 p.m. last night and has since been patrolling major cities, including Kathmandu. Curfew and prohibitory orders remain in place and they've been extended until 6 a.m. tomorrow. The army is urging public to maintain calm, cooperate with the security forces, and avoid spreading or believing in rumors. Essential services such as ambulances, fire trucks, and security vehicles are being allowed through. The army has also warned of strict action against any acts of violence, arson, looting, or any sort of attacks. राष्ट्रको सर्वोपरि हितको रक्षा गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। तसर्थ यस विषम परिस्थितिबाट राष्ट्रलाई शान्तिपूर्ण तवरले निकास दिनको लागि आन्दोलनरत समूहलाई आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन गरी वार्ताको निमित्त आह्वान गर्दछौं। All right, let's take a closer look at the situation unfolding on ground in Nepal. Times Now has been tracking every development and we're bringing you the latest updates straight from the ground. नेपाल में सेना ने टेक ओवर कर लिया है। उसके बाद से अलग अलग इलाकों में कर्फ्यू है। इस वक्त हम नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में हैं और ये देखिए इस वक्त जो है यहाँ के गेट भी जो है वो बंद कर दिए गए हैं। आज यहाँ पे आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। तमाम ऐसे लोग जो बाहर से आ रहे हैं दर्शन करने के लिए उन्हें आज यहाँ पे दर्शन करने को नहीं मिल सकता, क्योंकि कल जो उपद्रवी थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, वो जो है मंदिर तक पहुंच गए थे, मंदिर गेट तक पहुंच गए थे। लिहाजा आज जब सेना ने कल रात 10 बजे के बाद टेक ओवर किया, आज पूरे सड़कों पर सेना के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। उसकी वजह से जो है कर्फ्यू इलाकों में लगाई गई है। लिहाजा लोग घरों से बाहर न निकले, मंदिर तक न पहुंचे, इसकी व्यवस्था भी की गई है और मंदिर के गेट्स भी आज जो है बंद कर दिए गए हैं, ताकि जो लोग हैं। आप लोग बाहर से हो, यहाँ से हो, कहाँ से आए हो? तो दर्शन हुआ क्या? कब किया आए थे आप? हम 9 को आए थे, कल आए थे। कल दर्शन किया था? कल दर्शन हुए थे। आज लेकिन बंद है ये? आज बंद है, लेकिन हमारा मंदिर से एक बंदा गायब है कल से सुबह 9 बजे से, उसको देख रहे हैं हम। कहाँ था वो? ये मंदिर दर्शन करके इसी जगह से। अच्छा, मिसिंग है वो? हाँ। क्या ये राजस्थान से हैं ये? राजस्थान। जगदीश प्रसाद शर्मा है ये आप लोग के साथ कितने लोग थे आप? हम 110 थे। 110 लोग थे। हाँ। तो वो कल यहाँ पे हंगामा हुआ था क्या? नहीं, उस टाइम पे हंगामा नहीं था। हाँ, तो मिसिंग उसी वक्त हुए वो? हाँ। अच्छा, उसके बस दर्शन करके निकले जब हो गया था हंगामा, लेकिन वो उस टाइम से लापता है। तो आप लोग निकल के जा नहीं रहे, वापस अभी ढूंढ रहे हैं उनको ढूंढ रहे हैं। अच्छा, कल भी पूरा दिन ये राजस्थान से आया। इनका कहना है कि कल यहाँ से इनका एक शख्स जो अभी मिसिंग हो गया, क्योंकि कल पूरे शहर में जो है प्रोटेस्टर्स से बड़ी संख्या में थे, लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था, पूरे जगह अफरा तफरी का माहौल था। आज यहाँ पे शांति है, तमाम जो इलाके हैं वहाँ पे सेना के जवानों की मौजूदगी है। लिहाजा आज प्रोटेस्ट जैसा माहौल तो नहीं है, लेकिन कर्फ्यू की वजह से शांति जरूर है। तमाम दुकानें, शॉप्स, होटल सब कुछ बंद है, एयरपोर्ट बंद है। नेपाल में ना तो पार्लियामेंट बचा, ना राष्ट्रपति भवन बचा और ना ही यहाँ की जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट बचा। तस्वीरें हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है नेपाल की, आपको दिखाएं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी आग के हवाले किया गया। सब कुछ इसे भी जलाकर तहस-नहस कर दिया गया है। ये पूरी बिल्डिंग जो है आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो है जो निशान है कल के आग के, ये देखिए किस तरह से पूरी बिल्डिंग को जलाया गया है। ये सारे जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, तमाम यहाँ फाइलें थी, इन सबको डिस्ट्रॉय किया गया है। और अब ये देखिए आप जो लॉयर्स हैं यहाँ के, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो लॉयर्स हैं, वो कैसे जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उनको सेव कर रहे हैं। एक ह्यूमन चेन बनाया हुआ है, एक लंबी चेन है और ये यहाँ से जो अंदर फाइलें पड़ी हैं उनको निकाल के बाहर रख रहे हैं। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं आप लोग? हम फाइल को सेव कर रहे हैं। ये कौन सी फाइलें हैं? ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो हिस्टोरिकल फाइल है, सब केस का फाइल है। केस की फाइलें हैं। ये सब भी कल जल गई थी, कुछ इसमें से बचा हुआ है? ये बचा हुआ है फाइल, तो बचे हुए हैं, बचा हुआ फाइल है। तो क्या जो आग थी वो वहाँ भी थी जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, फाइल्स रखी हुई थी? ये अंदर था, ये डॉक्यूमेंट जो बचा हुआ फाइल है। हाँ। ये सब एडवोकेट एंड वॉलंटियर निकाल रहे हैं। कुछ जला भी? कुछ जला भी में भी, तो जल भी गया भी। बाकी जो सीट्स वगैरह है अंदर सब एडवोकेट एंड लॉ स्टूडेंट ऑल टोटल वॉलंटियर्स आर कम हियर टू सेव द फाइल्स। ये ह्यूमन चेन बना हुआ है। आई विल शो, मैं दिखाता हूँ आपको कि ये ह्यूमन चेन बना के इन्होंने कैसे जो है ये फाइल्स को जो है यहाँ से निकाल रहे हैं सेफली, जो फाइलें बच गई हैं। Now, the luxurious bungalows of several members of parliament were targeted, remember, by angry Gen Z protesters. What began as unrest has now turned into open outrage, with protesters accusing lawmakers of enriching themselves
at the expense of the public for years. Protesters are alleging that while citizens struggled in poverty, elected leaders built lavish residences using the taxpayers' money. Protesters reportedly stormed these properties, removing belongings before setting several homes ablaze. Take a look at this ground report. एक के बाद एक जो है एमपी के घरों को आग लगा दी गई। कल इस प्रोटेस्ट के दौरान आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो घर है वो सांसद गोपाल का घर है और उसके बाद आप देखिए ये आलीशान बंगला जो अब एक जो है राख बनकर रह गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम सामान जो है लूट लिया गया। आप देख सकते हैं कि नीचे जो दरवाजा है उसे तोड़कर अंदर लोग दाखिल हुए थे, क्योंकि दरवाजा अभी भी आपको दिख रहा होगा, एक दरवाजा खुला है और दूसरा दरवाजा जो है उसे तोड़ दिया गया है। जो दंगाई यहाँ पर पहुंचे थे वो एक के बाद एक दरवाजे तोड़कर जो है अंदर दाखिल हुए, सामान निकाला और साथ ही जो है यहाँ से लूटमारी मचाई और उसके बाद आग के हवाले कर दिया। बेहद आलीशान ये बंगला, लेकिन फिलहाल आप किस तरह से जो है यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। आखिरकार कोई जानकारी नहीं है कि उनके परिवार के लोग कहाँ हैं और किस कंडीशन में है। लेकिन कल न सिर्फ नेता और मंत्रियों को टारगेट किया गया, लेकिन उनके परिवार वालों को भी टारगेट किया गया। हमने देखा है कि इस तरह से नेताओं की पत्नी पर भी हमला किया गया। हालांकि ये घर बंद है फिलहाल, लेकिन इनके परिवार के लोग कहाँ हैं उस पर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो इस तरीके के आलीशान बंगले बनाए थे नेता और मंत्रियों ने, वो इस प्रोटेस्ट के दौरान जो है खाक में तब्दील कर दिया गया है और पूरी तरीके से इसे नष्ट कर दिया गया है। Now, with the ongoing turmoil in Nepal, remember a shocking video has gone viral on social media capturing a dramatic jailbreak attempt. This footage shows prisoners storming out of jail in the chaos, taking advantage of the unrest sweeping across the country. Those, ladies and gentlemen, are the visuals that are now going viral on social media. Remember, Nepal has experienced absolute chaos and anarchy in the last 48 hours. But this particular visual has been going viral on social media platforms because this is a jail, remember, and these prisoners are storming out, clearly taking advantage of the kind of turmoil that prevails in their country. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi has chaired a high-level meeting of the Cabinet Committee on Security to review the escalating political crisis in Nepal. In a post on social media platform X, the Prime Minister described the violence in Nepal as heart-rending and stressed that the stability of Nepal is of paramount importance to India. He's also appealed to the people of Nepal to support peace and help restore calm in the region. Moving on, the Sena UBT mouthpiece Samna has sparked a controversy by comparing the unrest in Nepal to growing problems within India. It describes the violence in Nepal as a fire sparked by unemployment and anger and warned that India should take note. This editorial claims that unemployment and the destruction of democratic institutions are fueling unrest while accusing the current government of weakening democracy. It also highlights the rising politics of caste and religion as serious threats to the country's stability. Samna's editorial draws parallel with recent protests in Bangladesh, Sri Lanka and Afghanistan, pointing to unresolved issues like hunger, unemployment and corruption, and calls into question the effectiveness of parliamentary democracy in addressing these challenges. Let me go across to Mohit, my colleague who's joining us for more on this. Mohit, these are bizarre statements that are coming out of the opposition. Case in point is what we told our viewers, the Samna editorial now saying that India is also plagued by such problems and therefore it's not long when, India will be seeing this kind of a situation. Very provocative, very shocking statements coming in from the opposition at a time when we should be staying united. Well, yes, in fact, and you see India is the largest democracy in the world. It's an elected government over here. And we know for a fact that how there has been a various turmoils when it comes to India's neighborhood, when it comes to Sri Lanka, when it comes to Bangladesh, Myanmar and Nepal. Now, whenever such incident happen in any neighboring country, we see that there's a certain ecosystem, few political parties who always compare their situation with India. India is the third largest economy. India is all set to become the third largest economy. India is the fastest growing economy in the world. India is all set to become a developed nation by 2047. But we shall still see there's an ecosystem
There are certain political parties who always compares India's condition with all these countries where all these protests have taken place for regime change. So also what we see is that we have spoken to various BJP leaders, ministers and experts. They say that behind this there is a deep state who is working to destabilize all these countries in South Asia. But India is a very, very strong economy. India has a strong government and India has the largest democracy. That kind of protest or that kind of regime change protest is not expected in India. That will not succeed. But sadly what we see is that politics being played on whatever is happening in India's neighboring country. Many of the opposition leaders are coming out. They are saying what has happened in Nepal, what has happened in Bangladesh, what has happened in Sri Lanka, that could happen in India too. So in a way they are trying to incite the youth of the country. In a way they are trying to incite the feeling amongst people that the government is anti-constitutional, the government is anti-democracy, and hence such protests should also happen in India. Right, Mohit. But these kind of protests are Mohit, never stay with good. me. Let's also get our viewers what the BJP is saying on this entire opposition rant. Remember, BJP's Amit Malviya has posted on social media platform X. Let me read out what he has said while sharing this particular video. There you can see that post on your screens. Amit Malviya goes on to say, Congress spends obscene amounts of money projecting Rahul Gandhi as a Gen Z sex symbol with silly reels of him flaunting his abs, riding bikes, doing push-ups or diving around. But the reality is stark. Gen Z in Nepal, like in India, aspires for a leader like PM Modi, someone with vision, conviction and the ability to deliver. Rahul Gandhi's all brawn, no brain theatrics may work as Instagram gimmicks, but they fail miserably when it comes to inspiring the young and aspirational. So that is how the BJP is responding. Remember, viewers, the Congress, the Samajwadi Party, Sena UBT, all of them have been making these statements saying that the storm is coming towards India and that the day is not far when India will also see such kind of chaos. Let me quickly go back to my colleague Mohit. Mohit, BJP's Amit Malviya now, of course, hitting out at the Congress party, citing the example of Rahul Gandhi, saying they're spending lots of money in his perception management and in building up his image, but that will only help him on Instagram, not as far as voters are concerned, not as far as the people of India are concerned. Well, in this particular video, we hear that how the protesters over there are saying that we need a strong leader like Prime Minister Narendra Modi, and if PM Modi was the Prime Minister of Nepal, then Nepal would have been gone to greater heights. So the BJP is sharing and saying that while we see that how certain opposition parties, and they have attacked Congress party, are trying to incite violence in the country, are trying to incite the feelings among people to have protests against the government. Here we see that such kind of statements are being made by the protesters in Nepal. And with this, Amit Malviya also attacked Rahul Gandhi, that how Rahul Gandhi has been launched several times, but it has the launch of Rahul Gandhi many a times have been failed. The Congress tries to project him as a leader of masses, as somebody who is fit, who is ready for the politics. But the BJP has been saying this, that Rahul Gandhi is not a newbie in politics. He is somebody who has been in politics for a long time, but has always failed to garner votes for the Congress party. And with this video from Nepal, what we see is that BJP attacking Rahul Gandhi and the Congress party. So what we see is that there's a certain ecosystem we need to understand. Whenever such incidents happen in Sri Lanka or in Bangladesh, now in Nepal, they compare their situation to our country. But India is a vibrant democracy. Prime Minister Narendra Modi has been chosen by the people in huge numbers. So if somebody comes out and they try to destabilize the government, they want to incite people, this is something which is very, very wrong. And that is where the BJP says that such kind of statements should not be made, because nation's interest should be of paramount importance. That's right. Mohit, I'll keep coming back to you for more on this. Thanks very much for joining us at the moment. Viewers, this political war of words continues even as the chaos still goes on in our neighboring country of Nepal. We'll keep getting you more on this at this time. It's time for a short break.